सो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ उप्स इन जावा। सो चाहे तुम बिगनर हो या कॉलेज स्टूडेंट या किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उप्स को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जब आपकी उप्स इंट्रोड्यूस नहीं होती तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते थे। तो उससे पहले हम यूज़ करते थे प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग का। अब प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग में आपकी दो चीज़ें होती थी, फंक्शन और डेटा, और ये दोनों अलग अलग होते थे, कोई ऑर्डर नहीं होता था। जिसकी वजह से जो आपकी प्रॉब्लम्स अराइज हुई वो ये थी कि आपका जो डेटा था वो इनसिक्योर था, मतलब कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी, आपके डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता था। कोड आपका मेसी होता था बहुत ज़्यादा, और रीयूजेबिलिटी नहीं थी, आपका कोड रीयूजेबल नहीं था। ठीक है, अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई उप्स। अब आपकी जो उप्स होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। इन दोनों को समझ लिया तो मतलब उप्स समझ आ गई। सो क्लास क्या होती है कि एक तरह से ये हो गई आपकी ब्लूप्रिंट, और जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गई आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, हाँ, जो हमारी क्लास होती है वो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल, एनिमल आपकी कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। एनिमल रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई जैसे आपकी डॉग या कैट या हॉर्स, ये सब हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स। एनिमल हो गई क्लास, तो ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट हो गया। ब्लूप्रिंट जैसे इसमें हो गई वन टेल, फोर लेग्स, सो इसकी प्रॉपर्टी हो गई जो इसके सारे ऑब्जेक्ट्स फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज क्लास, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्लास के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। लाइक किसी क्लास के लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे आपने डॉग ऑब्जेक्ट बनाया कोई, ठीक है, डॉग ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि जैसे कि एक फंक्शन होगा उसका कोई, और कुछ वेरिएबल्स होंगे। लाइक डॉग में भी उसकी ब्रीड आ जाएगी, ठीक है, तो ब्रीड एक वेरिएबल हो गया। जैसे कि अगर मैंने मेरी क्लास है एनिमल, ठीक है, मेरी क्लास बनी एनिमल। अब उसके अंदर मेरा कुछ एज होगी, लाइक कितनी एज का वो एनिमल है, ठीक है। कोई भी फंक्शन, लाइक मैं कोई मेथड बना देती हूँ, लाइक मैंने एक मेथड बना दिया वॉइड ईट, हर एनिमल खाना खाता है, तो मैंने एक ईट मेथड बना दी कि हाँ ये ईट मेथड है, इससे वो ईट करेगा। और एक स्लीप बना दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो आपकी दो चीज़ें आ गई इसमें, क्या क्या, एक हो गया आपका वेरिएबल और एक हो गया आपका मेथड। ठीक है, ये आपकी दो चीज़ें हो गई। अब हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने समझ लिया क्लास क्या होती है, हमने समझ लिया क्लास के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल कोई और उसका मेथड, प्रॉपर्टीज। ओके, अब समझ लेते हैं कि हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, कोड कर लेते हैं अब। सो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कोड करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बना देती हूँ, मैंने एक क्लास बना दी स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे क्लास कीवर्ड को यूज़ करके यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर मैं ब्रैकेट लगाती तो ये हमारा फंक्शन बन जाता, मेथड बन जाता, तो हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ये हमारी क्लास हो गई, ठीक है। नोमेनक्लेचर कहता है कि आपका जो क्लास का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहना चाहिए, यहाँ पे मैंने एस कैपिटल का रखा है। अब स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना दिया कि स्टूडेंट का कोई नाम होगा और उसकी कोई एज होगी। मैं मेथड बना लेती हूँ कि यहाँ पे एक वॉइड मेथड बना दिया मैंने कि स्टडी, ठीक है, वो स्टडी करता है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया इस मेथड के अंदर
कि शी इज स्टडिंग। ओके, सो ये बन गई मेरी क्लास। मेथड को मैंने बंद कर दिया या मैंने क्लास को बंद कर दिया। ओके, इतना सा काम है आपका क्लास बनाने का। वेरिएबल्स डिफाइन करना है, मेथड डिफाइन करना है, बस आपकी क्लास बन गई। अब देखते हैं इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सो मैं इसको ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। तो मैंने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, तो पहले लिखते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम S1, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, स्टूडेंट, क्लोज। अभी जो मैंने लाइन लिखी इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो ये जो आप शुरू में लिखते हैं ना, ये होता है आपका रेफरेंस। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसको रेफर कर रहा है, ये हो गया रेफरेंस। ये जो कीवर्ड होता है ये आपकी एलोकेट करता है मेमोरी, एलोकेट्स मेमोरी इन हीप एरिया, ठीक है। और ये वाला जो है ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, कि आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ठीक है। ये काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, यहाँ पे आपने कॉल करा है मेथड को, ठीक है। अब ये हो गया आपका नाम ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्लासेस का नाम रखना पड़ता है, ठीक है। हम इसे और डिटेल में समझेंगे जो हमारा हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, तो अब इसे और डिटेल में समझेंगे। अब मैं प्रिंट करा लेती हूँ इसके वेरिएबल्स और मेथड को। तो मैं प्रिंट कैसे कराऊंगी। सो अब देखो, जैसे मैंने S1 बनाया था, तो S1 डॉट मैंने एक वेरिएबल बनाया था नेम, तो मैं इसका नाम दे देती हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया आदि, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एज रख दी, कुछ भी रख दो 20, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल कर दिया। तो ये सारे मैंने अपने S1 में स्टोर करा दिए। अब प्रिंट कराने के लिए देख चेक कर लेते हैं कि हमारे S1 में S1 का नाम और एज ये स्टोर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट करा दूंगी system डॉट आउट डॉट println। मैंने बोला S1 का नाम प्रिंट करा दो, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, आदि। अब एक बार इसे कोड करके देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मैंने सेम कोड कर दिया यहाँ पे पूरा। अब एक बार इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले मेथड कॉल हुआ। मेथड कॉल होने के बाद हमारा ये जो मैंने प्रिंट करा रखा था मेथड के अंदर वो प्रिंट हुआ, स्टूडेंट इज स्टडिंग। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया S1 डॉट नेम, तो यहाँ पे आदि प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब मेरे S1 ऑब्जेक्ट में नाम क्या स्टोर हुआ है, आदि, और एज क्या स्टोर हुई है, 20। तो अब हमने इम्प्लीमेंटेशन देख ली, थ्योरी देख ली, क्लासेस और ऑब्जेक्ट की। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर हमें यहाँ पे जैसे सपोज मैं यहाँ पे मैंने नेम दे रखा है और मैं क्लास के अंदर नेम को प्रिंट कराना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ दिस कीवर्ड का। लाइक यहाँ पर मैं स्टडी के अंदर शी की जगह इसका नाम प्रिंट कराना चाहूँ, लाइक मैं यहाँ पे शी को काट के उसका नाम प्रिंट कराना चाहती हूँ कि डैश इज स्टडी, तो वो कैसे कराऊंगी। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का। सो दिस डॉट नेम प्लस यहाँ से फिर से स्टार्ट कर दो इज स्टडी, यस। इस तरीके से आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पे उसका नाम, ठीक है। अब ये दिस कीवर्ड क्या बताता है, दिस कीवर्ड को समझ लेते हैं। जो दिस कीवर्ड होता है वो आपको बताता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट कॉल करा है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, लेकिन आप इसके और ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। मैं S2 भी बना सकती थी, S3 भी बना सकती थी। तो अब क्लास को पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल करा है, तो वो बताता है आपको दिस कीवर्ड। लाइक मैं यहाँ पे मैंने करा है दिस डॉट नेम, तो ये दिस कीवर्ड बताएगा क्लास को कि मुझे इस वाले S1 ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है, तो यहाँ पे S1 का नाम देना है आपको, तो यहाँ पर वो S1 का नाम देगा और उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस कीवर्ड का यूज केस। एक बार इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने बोला कि ये हटा दो स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे कर दो प्लस, यहाँ पे कर दो दिस डॉट नेम, ठीक है, हो गया। इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया आपका नाम आदि स्टडिंग, ओके।
ओके, सो हमने सारे इम्प्लीमेंटेशंस देख लिए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करते हैं एक क्लास के अंदर, इनसाइड क्लास, ठीक है, इनसाइड क्लास। कंस्ट्रक्टर आपका कुछ रिटर्न नहीं करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और ये सिर्फ एक ही बार कॉल होगा जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। सो कॉल्ड वंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम होता है क्लास के नाम। नेम इज सेम एज क्लास नेम, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर बना के दिखा देती हूँ। कंस्ट्रक्टर, एक मिनट, आपको कंस्ट्रक्टर बनाकर दिखाने से पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप्स बता देती हूँ, कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप्स। सो गंदा चल रहा है पेन। सो कंस्ट्रक्टर, इसके होते हैं 3 टाइप्स। एक होता है पैरामीटराइज्ड, एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड, और एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। दैट्स इट। अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो जो आपके नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपके डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप उन्हें डिक्लेयर ना करो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपके ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाते हैं। लाइक इसमें आप कोई पैरामीटर, नाम से पता चल रहा है कि आप इसमें कोई पैरामीटर नहीं देते हैं। पैरामीटर मतलब आप जो देते हैं ना, ऐसे अंदर किसी भी कोई मेथड बना दिया आपने, उसके अंदर आप ये देते हैं ना, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज होते हैं, अगर हम इन्हें क्रिएट भी नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है जावा आपका, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट का, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ इसके अंदर कुछ डिफाइन कर दिया, कुछ भी रिटर्न कर दिया ऐसे करके, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता है, कुछ प्रिंट कर दिया ऐसे, सिस्टम डॉट आउट, ये प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर बना के, ओके। या आपने प्रिंट ही कर सकते हैं नॉन पैरामीटराइज में, तो ठीक है। अगला डिस्कस कर लेते हैं पैरामीटराइज क्या होते हैं। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके, मतलब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर, या मैंने मैं आपको अच्छे से बना के दिखा देती हूँ इसको, रुको मैं आपको ना अच्छे से बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि जैसे जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया, सेम नाम हो गया, जैसे क्लास का नाम मेरा स्टूडेंट था, मैंने कंस्ट्रक्टर नाम स्टूडेंट लिखा, कुछ आपका रिटर्न नहीं करता है, ब्रैकेट दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, साउट लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को, इसके अंदर मैंने कुछ भी प्रिंट करा दिया, कुछ भी लाइन आपने प्रिंट करा दी, तो ये हो गया आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, इसके अंदर आप पैरामीटर देते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया इंट एज और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ यूज़ कर लिया दिस डॉट एज, अभी समझाऊंगी क्या कर रही हूँ मैं, और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब आप सोचोगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, रुक जाओ मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, अब ये अलग है, ओके। सो आप सोचोगे कि ये क्या कर दिया मैंने भाई। सो देखो, तो ये जो लाइन है दिस डॉट एज, इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दिस आपका बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इसको, ठीक है। तो उसने बोला कि जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल करा उसकी एज कर दो। एज क्या, जो आपने यहाँ पास कर रखी है, ये जो एज आपने दे रखी है ना कंस्ट्रक्टर में, तो आपने बोला कि उसकी जो एज है वो ये कर दो एज, ठीक है, ये एज सेट कर दो। और जो आपका नेम है कंस्ट्रक्टर का कह रही है, जो आपका नेम है आपका किसका, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल करा है उसका जो नेम है वो ये सेट कर दो। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक इस एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया था ऐसे, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, ये हो गया मेरा, ये जो मैंने चीज़ करी ये था मेरा नॉन पैरामीटराइज, यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है। अब अगर मुझे इसे पैरामीटराइज करना होता तो मैं कैसे करती, तो मैं इसकी जगह लिख देती स्टूडेंट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर में पहले मैंने दिया, यहाँ पे क्या दिया, एज और नेम, ठीक है। पहले मैंने दी एज, तो मैंने यहाँ पे डाल दी 20, नेम यहाँ पे डाल दिया मैंने नेम, ठीक है। मैंने बोला ये लो
मैंने शुरू में ही ऐसे बाद में देने से अच्छा मैंने इसी के अंदर दे दिया, जब मैंने डिक्लेयर कॉल करा ना तभी मैंने अपना पैरामीटर्स दे दिए यहाँ पे। अब ये पैरामीटर्स गए होंगे क्लास के पास, ये मेरी क्लास है, इसके पास पैरामीटर गए, इसने बोला 20 एज है, 20 एज हो गई और नेम हो गया, कंस्ट्रक्टर ये है, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया इसके अंदर हमने। अब इसमें आपको कंस्ट्रक्टर भी बना के दिखा देती हूँ मैं इसके अंदर, इसको भी रेस कर देते हैं, ठीक है। ये मेथड मैं यहीं पे बंद कर देती हूँ और ये क्लास मेरी यहाँ पे बंद हो रही है और मैं आपको दूसरे कलर से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने इसमें बोला इंट एज आएगी इसके पास और एक स्ट्रिंग नेम आएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि इसमें क्या करना है आपको कि दिस डॉट एज को कर देना है एज और दिस डॉट नेम को कर देना है नेम, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, दिस डॉट एज को कर दे रहा है एज, दिस डॉट नेम को कर रहा है नेम। अब इसके पास आइए आपके यहाँ पे देखो, मैंने ओह शिट, यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर ये कॉल करा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1, इसको कॉल करा। अब इसकी जगह ना मैंने ये लिखा स्टूडेंट 20 कॉमा आदि, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब ये गया होगा कंस्ट्रक्टर क्लास में, जब गया होगा इसने कंस्ट्रक्टर कॉल करा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके पास आया 20 और यहाँ पे आया आदि, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि S1 की जो एज है दिस डॉट एज, ये बोल रहा है S1 की जो एज है उसको कर दो एज जो यहाँ पे आई 20 आई ना, तो उसको कर दो 20, तो S1 की एज हो गई 20, ठीक है। और उसने बोला S का जो नेम है ना, S1 का जो नेम है उसको कर दो जो यहाँ पे नेम आया, यहाँ पे नेम क्या आया आदि, तो यहाँ पे कर दिया उसने आदि, ठीक है। काम वही कर रहा है बट हमें अलग से ये नहीं करना पड़ रहा है, ये चीज़ जो हम कर रहे थे ना, यहाँ अलग से दे रहे थे नाम नॉन पैरामीटराइज में, ये नहीं करना पड़ रहा आपको, ठीक है। आप यहीं पे जब आप क्रिएट करें यहीं पे आप देते रहे नाम, ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सब बात कर लेते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि इसमें ना आपका पैरामीटर वही ऑब्जेक्ट होता है, वही उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मेरा जो S1 था वो किस क्लास को बिलोंग करता था, स्टूडेंट को। अब जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, सपोज मैंने S2 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर होगा ना वो स्टूडेंट टाइप का ही होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना यहाँ पे कि मैंने स्टूडेंट बनाया S2, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। अब इसमें जो मैं पैरामीटर दे रही हूँ ना वो स्टूडेंट टाइप का ही होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का कौन सा पैरामीटर था S2, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि जो S1 की प्रॉपर्टीज थी ना वो मैं S2 में कॉपी करना चाह रही हूँ एक तरह से, ये हो गया आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब मैं कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करती हूँ ना, तो देखो यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे था मेरा स्टूडेंट, उसने बोला कि यहाँ पे जो आपका आएगा वो स्टूडेंट टाइप का ही आएगा कुछ, ठीक है, स्टूडेंट ऐसा आ गया। अब उसने बोला कि जो दिस डॉट एज है वो कर दो S डॉट एज, ठीक है। उसने बोला जो दिस डॉट नेम है वो कर दो S डॉट नेम। समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब इस लाइन को समझो, तुमने अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो तुम्हें ये लाइन खुद समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब ये दिस क्या करता था, दिस बोलता था कि जिस ऑब्जेक्ट ने इसे कॉल करा है उसकी जो एज है, S2 ने कॉल करा है तो S2 की एज कर दो S डॉट एज। यहाँ पर S पे क्या है, S1 आया ना इस पे, तो यहाँ पे आ गया आपका S1, ठीक है। अब इसने बोला कि S2 की जो एज है वो कर दो S1 की जो एज है, S2 का जो नाम है वो कर दो जो S1 का नाम है। सिंपल, क्या चीज़ हो रही है, कॉपी हो रहा है ना, S1 की चीज़ें S2 में कॉपी हो रही हैं, सो ये हो गया आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, दैट्स वाई इसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, अब आपने कंस्ट्रक्टर्स भी पढ़ लिए, आपने दिस कीवर्ड पढ़ लिया, आपने ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, क्लासेस पढ़ लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। जावा में ना, जावा और C++ में बहुत बड़ा डिफरेंस, वन ऑफ द बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि आपके जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि C++, उसमें ना जैसे आपने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी है यूजिंग न्यू कीवर्ड, है ना, आपने सबको मेमोरी दी है। अब
C++ में ना आपको वो मेमोरी डीएलोकेट भी करनी पड़ती है, ठीक है। अब आपने दी है तो डीएलोकेट तो करनी पड़ेगी ना, तो उसमें आपको अलग से डीएलोकेट का कोड लिखना पड़ता है, लाइन लिखनी पड़ती है कि हाँ हम डीएलोकेट कर रहे हैं मेमोरी, ठीक है। लेकिन जावा एक प्लस पॉइंट, देखो मैं यहाँ ग्लिटर से लिख रही हूँ उसको, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जावा में ना आपके पास होता है गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डीएलोकेट कर देता है मेमोरी को, आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। प्लस पॉइंट, प्लस 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 पॉइंट, ठीक है। अब इसको ना हम, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है मेमोरी एलोकेट कर रहा है, तो हम इसको डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, मेमोरी डीएलोकेट करना, ठीक है, डिस्ट्रक्टर। तो जावा में ऑटोमेटिकली होता है यूजिंग गार्बेज कलेक्टर। हम बात करते हैं, आपने ये सुना होगा उप्स के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। सो आपके 4 पिलर्स होते हैं उप्स के, 4 पिलर्स होते हैं उप्स के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका इनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है आपका इनहेरिटेंस, और चौथा होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गए आपके 4 पिलर्स। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, कुछ भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबसे पहले बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं है, सिंपल। इनकैप्सुलेशन ना आपका डेटा बाइंडिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डेटा बाइंडिंग, मतलब डेटा को बाइंड कर देता है मेथड के साथ, या हम कह सकते हैं ये डेटा को हाइड करता है, डेटा को हाइड करता है यूजिंग मेथड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके जो प्लस पॉइंट्स होते हैं वो ये होता है कि डेटा ना हमारा हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते। अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हमें मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं गेटर्स और सेटर्स, ठीक है। अभी मैं आपको थियोरेटिकली समझा रही हूँ, अब मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ इसका, मतलब यहाँ लिख कर कोड करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको कोड भी करके दिखा दूँगी इसका। सो देखो, जैसे कि ना मैं स्टूडेंट क्लास का एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, कि मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई, छी मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बोला कि ना पता नहीं चलना चाहिए मेरे स्टूडेंट का नाम क्या है, सपोज, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने इसको प्राइवेट बना दिया। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं दिया, सो सॉरी, अरे साफ हो जाओ, यही दिक्कत है इसकी, पता नहीं क्या होता है इसको। हो गया। सो ना मैंने बोला कि ये क्या लिखा था मैंने, प्राइवेट, मैंने बोला स्ट्रिंग और नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बना दिया। प्राइवेट का मतलब आपको पता है? प्राइवेट मतलब कि हम बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अब मुझे इसको गेट करना है, तो मैंने इसके लिए बना दिया गेटर, तो मैंने बना दिया पब्लिक स्ट्रिंग गेट, मेथड बना दिया। गेट मेथड क्या कर रहा है, मुझे रिटर्न कर दे रहा है नाम, रिटर्न नेम, बस। और अब मुझे सेट करना है नेम, तो उसके लिए मैंने एक और मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड सेट। अब ये सेट क्या करेगा, आपका नाम को चेंज कर देगा, लाइक सेट के लिए मुझे नाम भी देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे शुरू में ही नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे कोई नाम आ गया, जिसमें मेरे पास एन आ गया नाम, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि डिफाइन कर रखा है ना, तो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू दिस एन, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, मैंने बंद कर दी क्लास। अब यहाँ पे ये समझ रहे हो, ये हो गया आपका इनकैप्सुलेशन, मतलब आप ना इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, ना उसको चेंज कर पा रहे हो डायरेक्टली। आपको उसको गेट करना है तो आपको गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, आपको उसको सेट करना है
चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, आपको सेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो बस इतना सा कहता है आपका इनकैप्सुलेशन कि हम डेटा को ना बाइंड कर देते हैं विथ मेथड्स। ये आपका डेटा हाइडिंग के लिए यूज हो रहा है। अब आपका डेटा हाइड हो गया है बिहाइंड मेथड्स। ओके, हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया। अब मैं इसको एक बार कोड करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। सो देखो यहाँ पे ना हमने कहाँ बनाया था, मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट के अंदर अब मैंने बना दिया गेटर्स और सेटर बनाना है ना मुझे, तो मैंने यहाँ पे बना दिया पब्लिक इंट नहीं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग गेट। गेट में क्या कर दिया मैंने, रिटर्न करना है आपका नेम। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ हमें हमें बनाना था सेटर्स, तो पब्लिक वॉइड सेट। सेट में आपका ऑलरेडी एक एन आएगा नेम। ठीक है, आपको क्या करना है कि दिस डॉट नेम इक्वल्स टू एन, दैट्स इट। एक काम करते हैं, यहाँ पे इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे नाम भी दे देती हूँ शुरू में ही, कि मैंने शुरू में ही नाम दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको s1 डॉट नेम वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि आप यहाँ पे दे ही नहीं पाओगे। मैंने प्राइवेट बना रखा है नेम को, एक्सेस ही नहीं कर सकते आप नीचे। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस करना है। अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे गेट मेथड कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने बोला s1 डॉट गेट। अगर मैं s1 डॉट गेट कर रही हूँ तो मुझे नाम रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और रिटर्न हो रहा है तो मुझे इसे प्रिंट कराना पड़ेगा ना, तो मैं इसे प्रिंट करा देती हूँ। ओके, ओह शिट, मैंने यहाँ पे देना था ना, मैं तभी तो सोचूं कहाँ गलती हो रही है, कभी कभी दिमाग ना चलता नहीं है। ओके, सो अब कर लेते हैं इसको रन। सो वो देखो क्या हुआ। पहले तो ये मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको मत करो। ठीक है, मैंने बोला था s1 डॉट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे आधी प्रिंट होके आ गया, क्योंकि गेट में मैं क्या करी थी, नाम को रिटर्न करी थी। अब ना एक बार हम इसको बिना गेट को यूज़ करके एक्सेस करके देखते हैं। तो SOUT मैंने बोला s1 डॉट नेम। ठीक है, देखो रेड लाइन आ गई। इसका देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। प्राइवेट एक्सेस मतलब हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया गलत। अब एक बार इसको सेट करके भी देख लेते हैं। तो मैंने बोला s1 डॉट सेट, सेट कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, पूरा नाम रख देते हैं आदित्य। गुड। अब दोबारा से इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं सेम लाइन को। देख सकते हैं हमारा नाम पूरा चेंज हो चुका है, आदित्य नाम आ चुका है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, नाम चेंज हुआ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया s1 डॉट गेट, और आपका नाम प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करती तो नहीं होता। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती इस लाइन को, अगर मैं, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं लिखती s1 डॉट, जैसे हम पहले कर रहे थे, कोई भी लिख दो, तो क्या बोलेगा यहाँ पे कि आपका जो नेम है वो प्राइवेट है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो दिस इज योर इनकैप्सुलेशन। ओके, इनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। अब बात कर लेते हैं दूसरे पिलर की। तो दूसरा पिलर क्या है आपका, देखो दूसरा पिलर है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आपका बहुत बढ़िया चीज़ है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म ना आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रन टाइम, एक होता है आपका कंपाइल टाइम। जो आपका रन टाइम होता है ना,
जो आपका रन टाइम होता है ना, उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। जब आपका कंपाइल टाइम होता है उसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं होते क्या एक एक करके। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जिसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंपाइल टाइम पे इम्प्लीमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स, बट जो मेथड के नेम होते हैं, मेथड का जो नाम होता है वो सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने शुरू में कौन सा मेथड बनाया था, हमने मेथड बनाया था स्टडी, याद है। उसमें हमने बोला था कि ये वॉइड है और हमने कुछ भी इसमें पैरामीटर नहीं दिया था। ठीक है, अब मैंने बोला मेथड का नाम तो सेम है, तो अब डिफरेंट किस एस्पेक्ट में हम करें मेथड को। जैसे ये एक मेथड हो गया, मैं एक और मेथड बनाती हूँ वॉइड स्टडी, बट इस बार मैं क्या करती हूँ, इसमें पैरामीटर दे देती हूँ। मैंने बोला इसमें मैं दूंगी एज, ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रिंट करा रही। एक और मेथड बनाया मैंने और मैंने बोला कि इसमें मैं 2 पैरामीटर दूंगी, कि इंट ए दे दिया, इंट बी दे दिया, इंट सी दे दिया। सपोज मैंने डिफाइन कर रखा है इंट ए बी सी, तो मैंने ये 3 पैरामीटर्स दे दिए। ठीक है, तो अब ये 3 डिफरेंट मेथड्स हो गए, बट मेथड का जो नाम है वो तीनों में सेम है। सो ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। इसमें आपके जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट किस किस एस्पेक्ट में हो सकता है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, या फिर जो पैरामीटर्स का डेटा टाइप है। जैसे मैं यहाँ पे इंट एज की जगह अगर स्ट्रिंग नेम दे दूँ तो वो एक डिफरेंट मेथड बन जाएगा। सो ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। ये कंपाइल टाइम पे इम्प्लीमेंट होती है, इसे इसलिए हम इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। ये आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारी 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है हमारी पेरेंट क्लास, एक होती है हमारी चाइल्ड क्लास। तो आपको थोड़ा बहुत इतना पता होगा कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई पेरेंट क्लास बना रखी है यहाँ पे, और इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है इंट ए, इसमें मैंने एक मेथड डिफाइन कर रखा है इंट बी, है ना, ऐसे करके। तो अब क्या होगा कि कोई चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड वो एक्सटेंड कर रही है अपनी पेरेंट क्लास को, एक्सटेंड पेरेंट। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करी और इसने एक एडिशनल वेरिएबल बना दिया, जैसे इंट सी बना दिया, और इसमें भी कोई नया मेथड डिफाइन कर दिया। तो ये क्या करता है चाइल्ड क्लास, ये इसके पास अपने वेरिएबल्स जो हैं, ये जो इसके पास सी है और जो दूसरा मेथड है ये तो इसके पास है ही, साथ साथ में क्योंकि इसने इसको एक्सटेंड करा है तो इसके वेरिएबल्स भी ये यूज़ कर सकता है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब पेरेंट अपने चाइल्ड के वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने पेरेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उससे मैं सी को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो वो इनवैलिड होगा। बट अगर मैंने चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उस चाइल्ड क्लास से मैं इस ए या इस बी को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो वो मेरा वैलिड होगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स, उनके मेथड्स का एक्सेस होता है। ठीक है, अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है ये देखते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि सपोज जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास में हमारा बी मेथड डिफाइन है और मैं यहाँ पे जो मेरी चाइल्ड क्लास है इसके अंदर मैं जो मेरा बी मेथड है मैं उसको दोबारा से डिफाइन कर दूँ, मतलब इसकी डेफिनेशन चेंज कर दूँ। जैसे मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करा रही थी हाय, ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करा दूँ, तो मैंने इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी बी मेथड की चाइल्ड क्लास में। तो अब क्या होगा कि अगर मैं अब चाइल्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और उससे मैं बोलूँगी कि बी को प्रिंट कराओ, बी मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करूँगी, तो अब बी मेथड पेरेंट में भी है, चाइल्ड इसको भी एक्सेस कर सकता है और अपने वाले को तो कर ही सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा या हेलो प्रिंट होगा? तो इसका आंसर है हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास ने इस मेथड को ओवरराइड करके हेलो कर दिया। अब यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा। तो अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और इस बी को एक्सेस करूंगी तो हेलो प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और बी को एक्सेस करूंगी तो सिर्फ हाई प्रिंट होगा, क्योंकि पेरेंट के पास इसका एक्सेस नहीं है, लेकिन चाइल्ड के पास पेरेंट का एक्सेस है। ओके, सो इसको हम कहेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग। हम अगले पिलर की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारा अगला पिलर क्या है।
सो कहाँ है, ये रहा। सो हम अगली बात करेंगे। अब हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ ही लिया, तो हम इनहेरिटेंस भी पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। सो आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। राइटिंग के लिए बहुत बहुत माफ़ करना। सो इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस में मैंने आपको ओवरव्यू दे ही दिया है कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। चलो मैं आपको कोड करके दिखा देती हूँ, इसका लिख के दिखा देती हूँ कोड। सपोज मैंने एक क्लास बनाई, दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलो ब्लू यूज़ करते हैं। सपोज मैंने एक क्लास बनाई, मैंने बोला पेरेंट क्लास है मेरी, और उसमें मैंने मेथड बना दिया बी। ठीक है, ये बी मेरा मेथड हो गया, और इसमें मैंने बोला, क्या मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने बोला प्रिंट करो हाय। ठीक है, मैंने मेथड बंद कर दिया। फिर मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, और अब वो क्या कर रही है, वो एक्सटेंड्स कर रही है पेरेंट क्लास को। अब देखो, जब मुझे चाइल्ड क्लास बनानी होती है जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करे, तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड। ठीक है, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया पेरेंट क्लास को, इस क्लास को। ओके, मैंने एक्सटेंड कर दिया, और मैंने इसमें दोबारा से यही वेरिएबल, जैसे वो हो गया हमारा, ये तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये कर दिया। या आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं कि आपने मेथड कर दिया, अपने आप को इंट बना दिया, इंट बी तो नहीं, इंट सी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ये मेथड, ये क्लास बंद कर दी मैंने। अब ये क्या हो रहा है कि चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करिए पेरेंट क्लास को, ये हो गया इनहेरिटेंस कि कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं पेरेंट और चाइल्ड का। तो देखो, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको 4 केसेस बताती हूँ। सो पेरेंट पी इक्वल्स टू न्यू पेरेंट। ठीक है, एक है हमारा पेरेंट पी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। क्या, चाइल्ड c equals to new child. Okay, child c equals to new parent. अब देखो, ये हो गए हमारे 4 केसेस। अब मैंने आपको अभी बताया शुरू में कि ये होता है हमारा रेफरेंस, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्रिएट हो रहा है, वो किस में स्टोर हो रहा है, पी में स्टोर हो रहा है, और पी का टाइप क्या है, पेरेंट। ठीक है, ये एक बता रहा है ये। सो यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पेरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शो को कॉल करती हूँ, पी डॉट शो को कॉल करती हूँ अगर मैं, तो ये एक्सेस करेगा पेरेंट वाला शो, मतलब ये हाई प्रिंट करेगा। सॉरी, बी हमने यहाँ पे बी मेथड बनाया था। सो अगर मैं बी को कॉल करती हूँ यहाँ पे कि पी डॉट बी, तो ये किसको कॉल करेगा, पेरेंट वाले को, हाई प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पेरेंट बना रखा है, मतलब मेरा जो रेफरेंस है वो पेरेंट का है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, और मेरा ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है। सो इसमें क्या होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का क्रिएट होगा, लेकिन वो स्टोर होगा P1 में, और P1 का रेफरेंस है पेरेंट। दिस इज अ वैलिड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे चाइल्ड का मेथड प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं करा रखा, सपोज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो। थर्ड केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो दोनों ही चाइल्ड के हैं, तो चाइल्ड वाला मेथड ही प्रिंट होगा, विच इज हेलो। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस, इसमें क्या होगा, आप देखो यहाँ पे चाइल्ड, हमारा जो रेफरेंस है वो चाइल्ड का है, और जो पेरेंट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पेरेंट है। आप खुद सोचो कि ऑब्जेक्ट बन गया हमारा पेरेंट, और वो स्टोर हो रहा है चाइल्ड के रेफरेंस में, मतलब एक ऐसे वेरिएबल में जिसका रेफरेंस चाइल्ड है, जो चाइल्ड टाइप का है। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। सो ये आपको देगा एरर, कंपाइलेशन एरर। सो ये तरीके थे आपके ऑब्जेक्ट बनाने के। सो अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स की। सो जो हमारा इनहेरिटेंस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। कुछ नहीं है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है जो एक्सटेंड करी है पेरेंट क्लास को। सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल इनहेरिटेंस हमारी सिंगल इनहेरिटेंस होती है। एक क्लास इनहेरिट करे दूसरी क्लास को। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया।
दूसरा आ जाता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है कि हम जो हमारी एक क्लास है उससे हम एक से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो पेरेंट क्लास है मैंने वो बनाई, एक क्लास है मेरी सी नाम की, C1 नाम की, वो एक्सटेंड कर रही है P को। ठीक है, एक और क्लास आई C2, वो भी एक्सटेंड कर रही है P को। सो ये हो गई आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब सेम क्लास को एक से ज़्यादा क्लासेस एक्सटेंड कर रही हैं। अगला आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल क्या करता है, मल्टी लेवल कहते हैं कि हम यहाँ पे चल रहे हैं कि जैसे P क्लास है, मतलब डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अ डिराइव्ड क्लास। मतलब यहाँ पे मेरी P क्लास है, C1 ने एक्सटेंड करा P को, और C2 ने एक्सटेंड करा C1 को। सो देखो ये एक्सटेंडेड क्लास थी, जो हमारी C2 है उसने इस एक्सटेंडेड क्लास को एक्सटेंड करा। सो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल। एक और चीज होती है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये क्या होता है कि ऐसे भी तो पॉसिबल है कि मेरी एक क्लास है P1, ठीक है, एक और क्लास है मेरी P2, इसके अंदर कुछ कुछ है, और जो मेरी एक चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड करे दोनों के मेथड्स को, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों क्लासेस को एक्सटेंड करे, मतलब P1 और P2। ये नहीं हो सकता। सो इसका आंसर है नो। जावा में ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपकी C++ में पॉसिबल है बट जावा में नहीं है। सो इसका क्या उपाय है, अब हम क्या करें, अगर मतलब सपोज करो दो क्लास हैं और मेरी चाइल्ड क्लास को दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, तो अब क्या करेंगे। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है आपका इंटरफेस। सो अब लास्ट पिलर को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब कि हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड करें। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लास बनाई कार, ठीक है, आपने कोई क्लास बनाई कार, उसमें आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे आपका एक मेथड हो गया स्पीड या स्टार्ट या गूगल मैप या बहुत सारे ऐसे मेथड्स हो गए, और आपने उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख रखी है, बहुत भारी भारी कोड लिख रखा है। ठीक है, आप किसी को दिखा रहे हो लेकिन आप ये कोड नहीं दिखाना चाहते, ये कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड करना चाहते हो, बस आप बताना चाहते हो कि मेरे क्लास में ये मेथड्स हैं, आप कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपका मदद करता है एब्स्ट्रैक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे अचीव करेंगे इसको। सो फॉर एग्जाम्पल पहले ये बात कर लेते हैं हम, एब्स्ट्रैक्शन का एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि हाँ कॉम्प्लेक्सिटीज हाइड करते हैं। अब ये समझ लो कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हम इसको दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस हमने अभी पढ़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, स्मॉल ए होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, मैंने बोला मेरी क्लास है कार। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अब यहाँ पे मैंने मेथड तो बना दिया बट मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकती, अब बस मुझे इनिशियलाइज करके छोड़ देना है। आप यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो कि मैंने कोई मेथड बना दिया, वॉइड गो, ऐसे ही नाम दे रही हूँ मैं कुछ भी। यहाँ पे आप ये मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया और ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। ठीक है, मैंने दोनों मेथड बना दिए। अब क्या है कि अब जो मैं चाइल्ड क्लास बनाऊंगी ना इसकी, उसमें मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं किसी को ये वाली क्लास दिखा रही हूँ तो उसे ये तो पता चलेगा कि मेरे पास स्टार्ट मेथड है, बट उसको इसके बिहाइंड जो इसका लॉजिक है, जो मैं इसमें कोड लिखूंगी, वो नहीं दिखाई देगा। सो ये हो गया हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लास बना दी हूँ इसकी, जैसे मैंने क्लास बना दी C1, ठीक है, वो एक्सटेंड करी है, एक्सटेंड्स व्हीकल, सॉरी कार। ठीक है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दी,
अब मैंने यहाँ पे void start को डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई स्टार्ट हो रहा है तो प्रिंट कर दो कार स्टार्ट्स, हो गया। ठीक है, तो मैंने इसका लॉजिक यहाँ लिख दिया। हमने क्या क्या डिस्कस करा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है। दूसरी चीज एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। तीसरी चीज कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन हो सकते हैं। तीसरी चीज आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन आपके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो इसमें कंस्ट्रक्टर का क्या यूज होगा, है ना। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन जो चाइल्ड क्लास उसे एक्सटेंड कर रही है उसका ऑब्जेक्ट तो बना सकते हो। मैंने C1 का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जैसे ही C1 का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, तो सबसे पहले वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके बाद अपना कॉल करेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस क्या होता है? सो इंटरफेस से भी आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। इंटरफेस की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज, इंटरफेस में बिफोर जावा क्या, टिल जावा 7 आपका सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिफाइन कर सकते थे। मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते थे इंटरफेस में। ओके, लेकिन इसके बाद जावा 7 के बाद आप इसमें आफ्टर जावा 7 आप इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज नो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरी चीज अनलाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप इसमें कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते। ओके, चौथी चीज कि आपने अगर अपने इंटरफेस में 2-3 मेथड्स बना रखे हैं, तो जो उसकी चाइल्ड क्लास है जो उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें आपको सबको डिफाइन करना पड़ेगा, जितने भी मेथड्स डिक्लेयर हो रखे हैं उसमें। ठीक है, सो ऑल मेथड्स declared in interface should be defined in child class. ओके, अगली चीज, आपका जो इंटरफेस होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करता है, अभी जो हमने डिस्कस करा। लास्ट चीज कि जो आपका इंटरफेस होता है उसमें जो मेथड्स होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, फाइनल मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सारे मेथड्स आपके पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं। एक और चीज, यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज होता है। मैंने कोई भी क्लास बनाई, लाइक मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया, इंटरफेस एनिमल। ठीक है, मैंने इसमें बोला कि मेरे पास एक मेथड है साउंड। ठीक है, मैंने मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी एक चाइल्ड क्लास बना देती हूँ, और तो मैंने क्लास बना दी डॉग, जो इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट्स एनिमल। ठीक है, इम्प्लीमेंट करिए। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर ना हम यूज़ करते हैं पब्लिक कीवर्ड का, मतलब चाइल्ड क्लास में, ये आप ऐसे याद कर लेना कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसमें जब हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करना होता है ऑलवेज। ठीक है, सो पब्लिक वॉइड साउंड। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया कुछ भी कि बार्क्स। ठीक है, सो ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया अपना इंटरफेस। ओके,
अब यहाँ पर आप एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे मैंने बोला ना आप एब्स्ट्रैक्शन में बना सकते हैं ना आप इंटरफेस में बना सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डॉग क्लास का बनाएंगे और डॉग से ही आप इस साउंड मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देती, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, तो मैं अगर वो बना देती वॉइड स्लीप, ठीक है, और मैं बोलती थी साउंड साउट, मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि डॉग स्लीप्स, ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है। ये मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, मैंने यहाँ पे इसको डेफिनेशन भी दे दी, ठीक है, तो ये मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखा देती हूँ आपको। मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया, डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग, ठीक है, यहाँ डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने डी से साउंड को एक्सेस कर लिया, ठीक है, नॉर्मल बात है, साउंड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, मतलब यहाँ पे मैंने साउंड को हाँ डिफाइन कर रखा था, तो मैंने साउंड को एक्सेस कर लिया। बट क्योंकि ये इसका चाइल्ड क्लास है तो ये इसके नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी एक्सेस कर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो मैंने डी को, मतलब जो मेरा डी है वो स्लीप मेथड को भी एक्सेस कर सकता है, तो मैं यहाँ पे स्लीप को भी एक्सेस करवा दिया, ठीक है। दैट्स इट। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।